हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ बुनियाद क्लास यूट्यूब चैनल पर। आई एम श्वेता एंड आई हैव डन माय बीएससी एंड एमएससी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड आई हैव क्लियर्ड माय सीएसए NET exam in December 2019 with a CSI rank of 58 and now I'm pursuing my PhD from IIT Bombay. मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ फॉर CSI NET, JNF, GATE एंड फॉर IIT JAM एंड मेरा मेन टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री जो कि मैं आपको स्टडी करवाना चाहती हूँ इन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। देखो हमारे केमिस्ट्री में दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जो कि एक ही डायरेक्शन में जाती है, सिर्फ ए से बी बनेगा जिसमें बी से ए नहीं बनेगा, यानी कि ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन नॉट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन से बन रहा है CO2। ये क्या है? CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस फॉर्म में है तो ये गैस फॉर्म में जाके उड़ जाएगा वापस, CO2 से कार्बन और ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ओनली इट इज ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दूसरी क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जिसमें जो कि परस्यू करती है वो डायरेक्शंस में, यानी कि फॉरवर्ड में भी और बैकवर्ड में भी। इसमें A और B से बनेगा C और D और C प्लस D से वापस बनेगा A प्लस B। इसके एग्जाम्पल्स है जिसमें क्या है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बन रहा है अमोनिया। नाइट्रोजन क्या है? गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन भी है गैसियस फॉर्म में, इस और ये है अमोनिया भी गैसियस फॉर्म में। ये क्या करता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बनता है अमोनिया, लेकिन वापस ये रिएक्शन वापस आ जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि फॉरवर्ड में भी है और बैकवर्ड में भी है। इसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो जैसे मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जो कि फॉरवर्ड में भी जाती है और बैकवर्ड में भी जाती है। अब आप इसमें ये बोल सकते हो कि सारे गैसियस फॉर्म में, नाइट्रोजन भी गैसियस में है, हाइड्रोजन भी गैसियस में है और अमोनिया भी गैसियस फॉर्म में है। आप ये भी कह सकते हो कि गैसियस फॉर्म में कि अमोनिया बनकर उड़ जाएगा, तो ये तो बैकवर्ड में जाएगा ही नहीं। पर नहीं, रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती है जो कि सिर्फ एक क्लोज चैम्बर में होती है। क्लोज चैम्बर में क्या होता है कि जैसे ये क्लोज चैम्बर है, इसमें नाइट्रोजन भी है हाइड्रोजन भी है और ये क्लोज चैम्बर है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनेगा अमोनिया। अब ये तो है नहीं कि अमोनिया बनकर उड़ जाएगा, अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेगा। इसके केस को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन एक कंडीशन होती है कि ये क्लोज चैम्बर में होती है। और दूसरी कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है कि इट इज अ कंडीशन ऑफ दैट रिवर्सिबल रिएक्शन एट व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट। क्या है कि जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, रिएक्टिंग कंपोनेंट्स हैं, उन सब की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, जैसे कि A प्लस B से बन रहा है C प्लस D। A की कंसंट्रेशन है 2 मोल, B की है 3 मोल, C की है 4 मोल और D की है 5 मोल। A प्लस B से बन रहा है C प्लस D और C प्लस D से बन रहा है A प्लस B। A प्लस B से बन रहा है C प्लस D और C प्लस D से बन रहा है वापस A प्लस B। जब इन दोनों का रेट बराबर हो जाएगा ना, इधर फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का, तब इन सब कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाएगी, इक्वल नहीं कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि एक के दो है तो एक के दो है तो दो ही रहेंगे, B के 3 है तो 3 ही रहेंगे, C के 4 है तो 4 रहेंगे और D के 5 है तो 5 ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि इक्वल हो जाएगी, सिर्फ कांस्टेंट याद रखना है। यानी कि 2 के 2, 3 के 3 ही रहेंगे, 4 के 4 और 5 के 5। ऐसा नहीं है कि इसके 2 हैं तो इसके भी 2 हो जाएंगे, नहीं, और इसके भी 2 इसके भी 2, ये कंडीशन नहीं होती इक्विलिब्रियम की। अब मैं बताने वाली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि क्या कंडीशन है जब हम इक्विलिब्रियम में देखो। ये एक रिएक्शन है A प्लस B से बन रहा है C प्लस D। इसमें क्या है कि एक चैम्बर है हमारे पास जिसमें है A प्लस B, दोनों कॉम्पोनेंट्स हैं। इससे क्या बन रहा है C प्लस D। एक ये क्लोज चैम्बर है, इसमें क्या है एक रिवर्सिबल रिएक्शन, इसमें A प्लस B से बन रहा है C प्लस D और वापस C प्लस D से बन रहा है A प्लस B। अब जहाँ पे A प्लस B से बन रहा है C प्लस D, C प्लस D से A प्लस B, जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाए वहाँ पे हमें आ जाता है इक्विलिब्रियम आ जाता है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब A प्लस B से बन रहा है C प्लस D और बैकवर्ड रिएक्शन C प्लस D से बन रहा है A प्लस B। ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की जहाँ पर दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट। और दूसरी कंडीशन है जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। अब कौन से कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर? A, B, C और D।
यहाँ पर सबका कंसंट्रेशन है कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इसके 2 मोल है, बी के 3 मोल है, सी के 4 मोल है और डी के है 5 मोल। इन सभी का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, इसका 2 से 3 नहीं होगा, 3 से सब किसी का कोई कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा जब इक्विलिब्रियम आया हमारे पास। देखो मैं 2 कंडीशन बताई थी इक्विलिब्रियम की, जहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन है जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट, और दूसरी कंडीशन क्या है, जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब मैं पूछना चाहती हूँ तीनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम को। आप सोचेंगे ये वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम को, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले बढ़ रही है और कम हो रही है, और यहाँ पर दोनों मीट कर रहे हैं, दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट हो गई और ये इक्विलिब्रियम आ गया, हाँ। पर इसमें देखो कि क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले बढ़ रही है, फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और यहाँ पर आके दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जा रही है, प्रोडक्ट की भी कांस्टेंट हो रही है, रिएक्टेंट की भी कांस्टेंट हो रही है। तो मैंने क्या बताया था, कंडीशन वो होती है इक्विलिब्रियम की जहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। इस पॉइंट पर आके दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है, इसलिए हम इस पॉइंट को भी बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम का पॉइंट। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम आ रहा है। सी में देखो, सी में क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले बढ़ रही है, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम हो रही है। अब देखो इस पॉइंट पर आके दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है, अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, इस पॉइंट पर भी हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आ रहा है हमारे पास। तो तीनों ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन को, ए बी सी तीनों ग्राफ। देखो पिछले ग्राफ में क्या था, वाई एक्सिस पर कंसंट्रेशन, इस ग्राफ इन तीनों ग्राफ्स में क्या है, वाई एक्सिस पर रेट। पिछले ग्राफ में था, हमने बोला था कि जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। अब इस ग्राफ में हम क्या बोलना चाहते हैं, जहाँ पर वाई एक्सिस पर रेट है, दूसरी कंडीशन है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसमें देखो फर्स्ट ग्राफ में है रेट, यानी कि प्रोडक्ट जहाँ पर इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, इसका रेट है ये, और बैकवर्ड रिएक्शन है जहाँ पर रेट है इसका, रेट ऑफ रिएक्टेंट जहाँ पर कम हो रही है, इसका रेट है ये। अब ये दोनों तो रेट इक्वल तो है नहीं है ना, तो ये ग्राफ तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इक्विलिब्रियम की कंडीशन को। दूसरा ग्राफ क्या है, जहाँ पर रेट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और इसका रेट है जहाँ पर ये कांस्टेंट हो रहा है, इसका रेट है ये, है ना। और जहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है उसका रेट है यही सेम, ये मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड जहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, रेट ऑफ बैकवर्ड जहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है इस पॉइंट पर, इसके लिए हम बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, और हमें इक्विलिब्रियम इस ग्राफ में मेंटेन हो रहा है। देखो तीसरे ग्राफ में क्या है कि यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और कांस्टेंट कहाँ हो रही है, इन पॉइंट्स पर। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है ये वाला इस पॉइंट पर, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है इस पॉइंट पर। अब ये दोनों रेट इक्वल नहीं है, तो ये भी रिप्रेजेंट नहीं करता इक्विलिब्रियम की कंडीशन को। तो ये वाला ग्राफ है जो भी रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन को, ओनली बी। देखो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम 2 टाइप के होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, यानी कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, अमोनिया बन रहा है, इसमें केमिकल एक रिएक्शन हो रही है। इसके भी 2 टाइप होते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस वो होता है जिसमें सब रिएक्टेंट और कंपोनेंट के, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो फेजेज हैं वो सेम रहे, यानी कि अगर सॉलिड है तो सॉलिड रहे, लिक्विड है लिक्विड फॉर्म रहे, और गैसियस है तो गैसियस फॉर्म रहे। होमोजेनियस की एग्जांपल देखो, जैसे नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, दोनों मिलकर बना रहे हैं अमोनिया, ये भी क्या है गैसियस फॉर्म में। इन तीनों कंपोनेंट्स की जो फेज है वो सेम है, गैसियस गैसियस और गैसियस, तो ये क्या हुआ होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। दूसरा हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें तीनों के जो फेजेज हैं वो डिफरेंट हो, यानी कि कार्बन क्या है सॉलिड फेज में, ऑक्सीजन है गैसियस फेज में, ये इक्विलिब्रियम में है, ये बना रहा है CO भी क्या है गैसियस फेज में, कार्बन सॉलिड में है, ऑक्सीजन गैसियस में है, और CO क्या है ये भी गैसियस फेज में। तो क्या है ये तीनों का फेज सेम है, तो क्या हो गई हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। अब दूसरे टाइप का इक्विलिब्रियम होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम वो होता है जहाँ पर फेज चेंज हो रहा हो, यानी कि जैसे एग्जाम्पल है ना वाटर का, वाटर में क्या, वाटर तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आइस की फॉर्म में, लिक्विड और क्या है
गैसियस वेपर फेज में। इसमें क्या हो रहा है, तीनों का फेज चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, ये थ्योरेटिकल लॉ है जो हमें बताता है कि इट स्टेट्स दैट द रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। इसमें क्या है कि जो रिएक्शन का रेट है ना वो प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है, ए और बी। यहाँ हम बोल देते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब फॉरवर्ड के लिए रिएक्टिंग स्पीसीज कौन सी है, ए और बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज यानी कि ए और बी के। और इसके जो स्टिक्योमेट्री है ना यानी कि स्मॉल ए और स्मॉल बी, इसको हमने पावर में लिखना है, इसको ए और इसको बी। अब दूसरा क्या है, the concentration of the reaction rate is proportional to concentration of reacting species है। अब बैकवर्ड के लिए क्या होगा, reacting species C और D। अब तो हम क्या लिख सकते हैं कि rate of backward is directly proportional to C। अब इसकी स्टिक्योमेट्री क्या हुआ, स्मॉल सी, और इसके D की, इसका स्टिक्योमेट्री हुआ स्मॉल d। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी, जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड है। अब यहाँ पे हमारे पास है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको पहले रिमूव करना पड़ेगा हमें। इसमें क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू के एफ और इसमें क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए अब इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रिमूव करने में हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू के बी की पावर सी का और बी का डी। अब मैंने कंडीशन बताई थी इक्विलिब्रियम की, जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तभी इक्विलिब्रियम आता है। तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इसमें क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड को हम क्या लिख सकते हैं, के एफ ई का ए और ई का बी इज इक्वल टू के बी सी की पावर सी और ए का। अब ये दोनों इक्वल है तो हम के बी को नीचे लेके जा सकते हैं इसमें। नीचे के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। इसमें क्या हम के बी को नीचे लेके जा सकते हैं, के एफ बाई के बी इज इक्वल टू सी का सी डी का डी और ए की पावर ए और बी की पावर स्मॉल। अब के एफ बाई के बी है, इसको हम लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम। ये हमें क्या है, हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं के इक्विलिब्रियम। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के इक्विलिब्रियम, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन जो कि फॉरवर्ड में है, फॉरवर्ड में क्या है हमारे पास सी, यानी कि जो जब हम इक्विलिब्रियम लिखते थे तो क्या था, ए प्लस बी से बना ना सी प्लस डी, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, डायरेक्ट लिख लो, फॉरवर्ड के कंसंट्रेशन अपॉन बैकवर्ड के, ए का ए और बी का बी। लेकिन डेरिवेशन में जो है डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड। के इक्विलिब्रियम इज ए कांस्टेंट विच डिपेंड्स ओनली ऑन टेंपरेचर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तीन टाइप के होते हैं, केसी, केपी और केएक्स। केसी क्या होता है, इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और केपी क्या है, यहाँ पर केपी है ना, तो मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब क्या है केएक्स, एक्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब हम केसी को कैसे लिख सकते हैं, केसी को जैसे मान लो कि हमारे पास ये इक्विलिब्रियम है। अब केसी को हम लिख सकते हैं बी कंसंट्रेशन ऑफ बी स्टिक्योमेट्रिक पावर में। अब क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टिक्योमेट्रिक पावर में। अब केपी को हम कैसे लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर है, तो हम केपी को लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए।
ए की ज्योमेट्रिक पावर में। अब के एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन, तो के एक्स को हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पावर में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सॉरी बी ऊपर और ए नीचे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। के एक्स का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो हम के एक्स को लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। देखो हमने क्या पढ़ना है, रिलेशन। अब पढ़ना है रिलेशन बिटवीन केपी और केसी। दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर और केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब हम इसका केसी कैसे लिख सकते हैं, केसी हुआ बी की कंसंट्रेशन अपॉन ए की कंसंट्रेशन, और के पी हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। अब क्या होता है, अगर गैस आइडियल है, इफ गैस इज आइडियल, तो क्या उसकी आइडियल कंडीशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब क्या है कि ये है पी ए, अब हम पहले करें ए के लिए, ए के लिए क्या होगा, एन ए पी ए इज इक्वल टू एन ए बाई वी आर टी, और ऐसे बी के लिए लिख सकते हैं पी बी इज इक्वल टू एन बी बाई वी और आर टी। अब एन ए बाई वी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब क्या लिख सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू ए आर टी, और इसमें क्या है, एन बी बाई वी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ बी। पी बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी और आर टी। अब हमने क्या कर दिया, पी ए और पी बी की वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इसको क्या लिख सकते हैं, मैं रब कर रही हूँ आपसे, हमें ये दोनों चाहिए कंडीशंस जो भी हमने पुट कर रहे हैं इसमें। अब के पी हुआ, पी बी की वैल्यू है बी आर टी, और इसका हम पावर कर देंगे बी, और के पी ए की वैल्यू है ए आर टी, इसकी वैल्यू, इसकी पावर होगी ए। अब हम लिख सकते हैं, अब ये दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे, के पी इज इक्वल टू बी अपॉन ए, बी की पावर है बी और ए, और आर टी हुआ बी अपॉन आर टी का ए। अब ये क्या है, ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, के सी, के पी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू क्या है, इंटू आर टी का बी अपॉन आर टी का ए। अब हम ये ए की पावर को ऊपर ले जाते हैं, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या है, इसको हम ले सकते हैं डेल्टा एन जी, नंबर ऑफ मोल्स, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्शन। इसको हम लिखते हैं बी माइनस ए इक्वल टू डेल्टा एन जी। अब हमारे पास रिलेशन आ गया, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। अब देखो क्या रिलेशन है हमारे पास, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। अब डेल्टा एन जी क्या हो सकता है, जीरो, जीरो भी हो सकता है ना, कि जैसे हम बोले ए प्लस बी है, इससे बन रहा है सी प्लस डी, यहाँ पर भी वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पर भी वन और वन, टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो है ना, यहाँ पर क्या डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा, हम डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो तो क्या होता है वन, इसमें क्या होगा के पी इज इक्वल टू के सी, जब डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो। अब क्या होता है, डेल्टा एन जी लेस देन जीरो भी हो सकता है और मोर देन जीरो भी हो सकता है। अब हम इसकी कंडीशन देखेंगे, डेल्टा एन जी, इफ डेल्टा एन जी इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो कब होगा, जब ए प्लस बी, मान लो यहाँ पे दो मोल है और यहाँ पे बन रहा है सी प्लस डी, यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है,
यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, डेल्टा एन जी इज लेस देन 1। तो क्या हुआ, हमने ये लिखनी जिसकी पावर यहाँ पर है लेस देन 1। अगर आर टी लेस देन 1 है तो क्या हुआ, के सी क्या हुआ, के पी क्या हुआ, के पी लेस देन के सी। ये कंडीशन रहेगी हमारे पास। देखो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, दूसरी यहाँ पर डेल्टा एन जी इज लेस देन 0, तीसरी यहाँ पर डेल्टा एन जी इज मोर देन 0। यानी कि मान लो ए प्लस बी है, यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 मोल बन रहे हैं सी के, 1 मोल बन रहा है डी का। ये यहाँ पर क्या है 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, डेल्टा एन जी पॉजिटिव में है। अब डेल्टा एन जी पॉजिटिव में है ना, तो क्या हुआ, क्या बोल सकते हैं, के पी से मल्टीप्लाई हो जाए कोई चीज़ तो के पी बड़ा होगा, के पी की वैल्यू मोर देन के सी। ये कंडीशन आ जाएगी। अब मैंने तीनों कंडीशन करा दी, जहाँ पर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 वहाँ पर क्या होगा, के पी इज इक्वल टू के सी। जहाँ पर डेल्टा एन जी इज लेस देन 0 वहाँ पर के पी की वैल्यू कम होगी के सी से। अब जहाँ पर डेल्टा एन जी इज मोर देन 0 वहाँ पर के पी की वैल्यू ज़्यादा होगी के सी से। देखो अब हमें देखते हैं रिलेशन बिटवीन के पी और के एक्स। मानो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम है, ये इन इक्विलिब्रियम विद पी। अब के पी को हम क्या कर सकते हैं, के पी क्या होगा, बी पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ ए। और के एक्स क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ क्या बोलते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन टोटल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही हम बी के लिए लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब पी इसको हम लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू एक्स ए का पी टोटल, इसको पी टोटल लिखेंगे। और पी बी के लिए लिख सकते हैं हम एक्स का बी और पी टोटल। हमने इसकी वैल्यू, ये इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। इसको हम लिख सकते हैं, अब बी है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसको क्या लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पी टोटल, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पी टोटल की पावर बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी टोटल की पावर बी की पावर ए, सॉरी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं आगे, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, के पी इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन एक्स ए, एक्स बी की पावर पी और एक्स ए का ए और मल्टीप्लाई पी टोटल का पी अपॉन पी टोटल का ए। अब ये क्या है हमारे पास के एक्स, के ये क्या होता है, के एक्स हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जो हमने पहले लिखा था के पी इज इक्वल टू के एक्स और पी टोटल। इसमें क्या है, दोनों में क्या है, पी टोटल सेम है, ए को ऊपर लेके जा सकते हैं, ये ऊपर जाके और माइनस में के पी इज इक्वल टू के एक्स पी टोटल बी माइनस ए। हमने पहले क्या बोला था, बी माइनस ए क्या होता है डेल्टा एन जी, के पी इज इक्वल टू के एक्स पी टोटल डेल्टा एन जी। पी टोटल क्या है, टोटल प्रेशर, के पी क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, के एक्स क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ये हमारे पास आ गया रिलेशन।